प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। फूलों की खेती करना और सिर्फ उसका रखरखाव करना ही काफ़ी नहीं है, उसकी पैकेजिंग साथ ही साथ मूल्य संवर्धन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फूलों की खेती करते हैं या उसका रखरखाव करते हैं और उसकी पैकेजिंग के बारे में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इससे आपके फूलों को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही साथ आपके मुनाफा को घाटा में भी बदल सकता है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि फूलों की पैकेजिंग कैसे की जाती है, साथ ही साथ आप उसका मूल्य संवर्धन करके किस तरीके से अपने मुनाफे को दुगना कर सकते हैं। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में फूलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती से किसानों की आय तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। यहाँ उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख फूल हैं ग्लैडियोलस, स्वीट एलाइजम, स्वीट विलियम, लिली, गुलाब, गेंदा तथा जरबेरा आदि। किसान भाइयों, इनकी अच्छी खेती के लिए किस्मों का चयन, मिट्टी का चुनाव तथा खाद पानी पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि इनके लिए मिट्टी की बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी भुरभुरी होती है और इनमें जल जमाव की समस्या नहीं होती है। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि फूलों की पैकिंग एवं उसका मूल्य वर्धन किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर बताने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, जो उद्यान विभाग में वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये जानकारी दे कि फूल जो लगते हैं अभी रबी के समय जी, तो इस समय क्या क्या फूल लगते हैं और उसको कैसे देखभाल करें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें। जब आप फूल लगाते हैं तो स्वाभाविक है कहाँ लगाएंगे, क्या खाद देंगे, कैसे करेंगे, फिर उसके बाद अगर फूल लग गए तो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। फूल सूखने लगता है, फूल जब सूखने लगता है तो देर तक सूखे या फूल सूखने के बाद भी कोई गुंजाइश है क्या बेचने का। फिर दूसरी तरफ फूल जब सूख रहा है तो बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए रस वगैरह या उसका सुगंधित चीज़ें बनाई जा सकती हैं क्या। इस सब विषय पे बहुत अच्छा आज का विषय है। तो इसमें रांची के खासकर झारखंड के जलवायु में मुख्य रूप से फूल होने वाले हैं गुलाब, गेंदा, जरबेरा, कैंडी टफ्ट, आपका स्वीट विलियम, स्वीट एलाइजम, पॉपी वगैरह वगैरह, ये सारे फूल लग सकते हैं। अच्छा किसान भाइयों, खासकर रांची और उस आसपास की जलवायु की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये मिनी स्विट्जरलैंड गुलाब के उत्पादन के मामले में। और ये गुलाब जो है, ये सबसे अच्छी बात है कि ये खुला में भी हो सकता है और पॉली हाउस में भी हो सकता है, मतलब संरक्षण में भी हो सकता है। तो जब खुले में करना है तो उसमें देखना होगा कि कैसे करना है और संरक्षण में करना है तो कैसे करना है। जब हम खुले की बात करते हैं तो जब हम लगाएंगे पाएंगे क्या, जो लगाएंगे वही पाएंगे। तो निश्चित रूप से किस्म की बात होती है, मिट्टी की बात होती है, कहाँ पे लगाएंगे तो मिट्टी की बात होती है, कैसे ज़्यादा खिलेगा तो खाद पानी की बात होती है। तो हम पहले मिट्टी की बात करें तो ये गुलाब वगैरह के लिए या कोई भी फूल की सामान्य तौर पे खेती के लिए आपका दोमट बलुआही मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब भुरभुरी जैसी मिट्टी होती है, जल जमाव वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, तो बलुआही दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। किसान भाइयों, अच्छे फूलों की खेती उसकी किस्मों पर निर्भर करती है। झारखंड में मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, ग्लैडियोलस तथा जरबेरा की खेती होती है। इनके लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित किस्में हैं गुलाब के लिए फर्स्ट रेड, सुप्रा, सुपर तथा सतरंगा। गेंदा फूल दो भागों में विभाजित है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड तथा फ्रेंच मेरीगोल्ड। अफ्रीकन मेरीगोल्ड के लिए पूषा नारंगी तथा पूषा बहार है, जबकि फ्रेंच मेरीगोल्ड के लिए पूषा द्वीप, पूषा रूबी तथा पूषा उत्सव अच्छी किस्में हैं। इसी तरह से ग्लैडियोलस के लिए कैंडीमैन, अमेरिकन जेरेसिटी, जेस्टर तथा व्हाइट प्रॉस्पेरिटी और जरबेरा के लिए कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक तथा कॉलीपंक येलो अच्छी किस्में हैं। तो गुलाब के लिए आपको लगाना है तो फर्स्ट रेड अच्छी वैरायटी है। फर्स्ट रेड ऐसे करके सुपरा, सुपर,
उसी तरह रंगा करके आता है, सतरंगा जिसमें कि बहुत सारा फूल का रंग होता है, लाल भी होता है, थोड़ा पीला भी होता है, वगैरह वगैरह। वो रक्तगंधा भी होता है जो बिल्कुल लाल जैसा होता है। तो ये गुलाब की खेती कर सकते हैं इस लोग के। गेंदा की जब हम बात करते हैं तो गेंदा को हम खुले में भी लगा सकते हैं। मुख्य रूप से इसका 2 ग्रुप है, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड जिसको अंग्रेजी में गेंदा को मैरीगोल्ड कहते हैं, तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड और आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड की जब हम बात करें तो किसान भाइयों, अफ्रीकन मैरीगोल्ड में जो है वो पूसा नारंगी है, पूसा बहार है। और वैसे ही फ्रेंच मैरीगोल्ड में अगर हम करें तो पूसा द्वीप है, पूसा रूबी है, पूसा उत्सव है। ये अच्छा झारखंड के जलवायु में अच्छा काम करता है। और इसका सीड रेट की बात करें, कितना सीड लगाना है, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज लगता है। गेंदा की बात कर रहे हैं हम तो। और गेंदा को सबसे अच्छी बात है कि ये लगभग तीनों सीजन में आप ले सकते हैं। जरबेरा की खेती जो बाद में थोड़ी होती है, जरबेरा अभी लगेगा, तो जरबेरा की खेती जो हम गर्मी में भी पाते हैं, उसके लिए अनुशंसित किस्म है कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक और कलिपंग येलो। ये 3 किस्म जो है हमारे यहाँ झारखंड में बहुत अच्छा करती है। किसान भाइयों, फूलों की अच्छी पैदावार के लिए खाद और सिंचाई पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फूलों की खेती में पोटेशियम की अहम भूमिका होती है, अतः इसका प्रयोग अनुशंसित मात्रा में अवश्य करें। किसान भाइयों, फूलों की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करें। इसमें यह ध्यान दें कि सिंचाई करते वक्त बाढ़ जैसी स्थिति न हो। अब बात आती है कि खाद कितना। खाद के लिए किसान भाई हम बार बार बोलते हैं कि मिट्टी को देखना होगा कि उसको ज़रूरत कितनी है, कि कौन सी खाद की कमी है, ये देखना होता है हमको। तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। फूल के क्षेत्र में, फूल के लिए जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो कॉमन बात यह है कि फूल देने वाला खाद पोटासियम है। तो जब भी आप खाद दे रहे हैं तो सिर्फ यूरिया न दें, DAP या SSP ही आधा अधूरा रहेगा, लेकिन पोटास का रोल बहुत ज़्यादा होता है फूल में। ऐसे ही फल जब लेना हो तभी पोटास का रोल होता है। तो फूल जो है वो फूल के केस में लाल खाद, जिसको आप म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं या पोटास खाद बोलते हैं, वो देना बहुत जरूरी है। फूलों की खासियत ये है कि इसे सिर्फ ताजा रूप में ही नहीं बेचा जा सकता, बल्कि इनका मूल्य संवर्धन करके भी इससे आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हम इसके लिए कृत्रिम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके अलावा फूलों को सुखाकर उसका उपयोग गुलदस्ते या सजावटी सामान में कर सकते हैं। इसके अलावा जब फूल बर्बाद होने लगते हैं तो उससे गुलकंद तथा इत्र भी बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि फूल हो गया, फूल में एक माइनस पॉइंट है। ये माइनस पॉइंट ये है कि जल्दी सूख जाता है, 2 दिन में सूख जाता है। तो संरक्षण के लिए हम बात करते हैं, वही मूल्यवर्धन संरक्षण की बात करते हैं। तो मूल्यवर्धन के लिए हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि आर्टिफिशियल कलर भी, जैसे मान लीजिए गुलाब अगर पीला हो रहा हो, हम चाहते हैं कि एकदम लाल हो या हल्का लाल हो, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो कलर करते हैं, जैसे आपका गुलदाउदी है, गुलदाउदी भी आजकल ब्लू रंग में भी देखेंगे, पीला रंग में भी देखेंगे, तो कलर देते हैं। दूसरा है फिर मूल्यवर्धन, मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, छाया में ही उस फूल को सुखा लेते हैं। उस फूल को छाया में ही सुखा लेते हैं और छाया में सुखा करके प्रेस करके फिर वो सालों भर वो अपना गुलदस्ता या किसी रूप में हम अपने कमरे में या सजावटी रूप में हम लगा सकते हैं। तो अंततः ये होता है कि आपका जो ताज़ा फूल है उसका भी उत्पादन करते हैं और फूल सूखे नहीं, इसके लिए हम लोग फूल सुखा करके भी इस्तेमाल करते हैं और सालों भर इस्तेमाल करते हैं। अगर फूल बर्बाद हो रहा है तो उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के, जैसे गुलकंद हुआ, ये सब निकाल करके हम एस्थेटिक का भी प्रयोग करते हैं, सेंट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आम का आम गुठली का दाम, फूल नहीं तो उसके बाद सूखा हुआ और वो भी नहीं तो फूल से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी दे। फूलों की खेती में बड़ी संभावनाएं हैं। यदि इनकी अच्छे से खेती कर उनका मूल्य संवर्धन किया जाए तो किसान भाई इससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं।
बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कृषि का हर एक कार्य अपने हाथों से करना पड़ता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के बाज़ार में दवा के छिड़काव से लेकर फसलों की कटाई तक हर एक मशीन बाज़ार में उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कृषि के कार्य को बहुत ही सुलभ तरीके से कर सकते हैं। पर हर एक किसान को इसके बारे में सुलभ जानकारी नहीं होती है, तो आज हम आपके लिए यही जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आप अपनी कृषि यंत्र का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको अपने विशेषज्ञ से पूरी जानकारी दिलवाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। आज हमारे प्रदेश में कृषि का धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है। इसमें कृषि यंत्रों की अहम भूमिका है। इसके उपयोग से न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ता है, बल्कि इससे कृषकों के समय की बचत तथा आय में वृद्धि भी होती है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर मौसम में खेती के लिए उसने हस्तचलित, बैल चलित तथा ट्रैक्टर चलित यंत्रों का निर्माण कर कृषि को सुगम बना दिया है। आज हम आ पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम जानेंगे कि कृषि यंत्रों का उपयोग कैसे करें और इसके बारे में जानकारी। तो आज हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK रुसिया। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि कृषि यंत्रों का उपयोग कैसे करें और इसके बारे में कुछ जानकारी। जो कार्य आप हाथ से समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, वह कार्य आप कृषि यंत्रों के उपयोगों के माध्यम से बहुत अच्छे से, आराम से, महिलाओं विशेषकर जो अपना दक्षता और जिनको अपने शारीरिक क्षमता का थोड़ा सा अनुभव कम रहता है, वो भी है उनका उपयोग करेंगे तो उनका कार्य प्रतिदिन करने के जो उनके लक्ष्य होते हैं उससे 3 से 4 गुना तक कार्य संपन्न हो जाता है। कुछ हमारे यंत्र हस्त उपकरण भी हैं, हस्तचलित भी हैं, कुछ बैल चलित भी हैं, कुछ ट्रैक्टर चलित भी हैं और पावर चलित भी हैं। आइए किसान भाइयों, हम विस्तार से आपको एक एक करके बतलाते हैं। समय अभी रबी के मौसम का चल रहा है, आपकी फसल खेतों में तैयार है। अब धीरे धीरे समय आ गया, फाग के मौसम में होली के आसपास आपकी रबी की फसलें कटेंगी और आप गर्मा उत्पादन की तरफ, गर्मा सब्जी, गर्मा फसल हेतु आप गर्मा मूंग, इन सब की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद पुनः हमारा खरीफ का मौसम आएगा और आप धान, मक्का, अरहर जैसी फसलों के लिए फिर आप खेत को तैयार करेंगे। किसान भाइयों, रबी के मौसम में फसल कटते ही यदि आपके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है तो गर्मी में खेती के लिए जमीन को 4 से 5 इंच तक की तैयारी के लिए ट्रैक्टर चलित चीजल हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर चलाकर, फिर पाटा चलाकर हर तरह की खेती कर सकते हैं। इसके बाद मई के महीने में गहरी जुताई के लिए मौल्ड बोल्ड हल चला सकते हैं। इससे कम समय में दुगनी जुताई हो जाती है। इससे मिट्टी न सिर्फ खरपतवार से मुक्त होगी, बल्कि कीड़े मकोड़ों से भी मुक्त होगी। कि जैसे ही आपकी रबी की फसल कट जाती है, अगर आपके पास पानी की, जल पटाने की सुविधा है तो आप गर्मी के खेतों के लिए आप ज़मीन को 4 से 5 इंच तक की तैयारी के लिए आप बढ़िया प्रकार का छोटा सा चीजल हल होता है, 2 फार वाला ट्रैक्टर चलित है, आप इसको चला के और उसके बाद आप कल्टीवेटर का प्रयोग करके चीजल हल चलाएं। पहले 5 इंच आपका 6 इंच नीचे तक की मिट्टी को निकाल देगा वो। वैसा करने से जो खरपतवार की जड़ें जो नीचे तक जाती हैं उनको हटा देंगे। उसके बाद कल्टीवेटर चला के आप 9 फार वाला और उसके बाद पाटा देख के आप जो खेती करना चाहें वो खेती कर सकते हैं। पुनः इस कार्य को आप किसी भी प्रकार की फसल हेतु उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे खरीफ के मौसम के लिए, मतलब गर्मा जुताई हमारी बड़ी बहुमूल्य चीज़ होती है जो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। क्या करें हम? जब हमारी समस्त फसलें कट जाए खेतों से, मई में आपको मौसम मिलता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, आप गहरी जुताई को
आवश्यक रूप से अपनाएं। ट्रैक्टर चलित 35 हार्स पावर से 40 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर में आप मोल्ड बोल्ड हल को लगा सकते हैं। ध्यान रखें, एक फार वाला मोल्ड बोल्ड हल आपको 100 बार चलाना पड़ेगा, तो 2 फार वाला हल मोल्ड बोल्ड हल आपको कम से कम 50 बार में ही, मतलब कम समय में आपको दुगनी जुताई करेगा, तो लागत आपकी आधी रह जाएगी। वह क्या करेगा मोल्ड बोल्ड हल, आपको 10 से 12 से 15 इंच तक की मिट्टी को नीचे से निकाल के ऊपर ले आएगा। इतनी मिट्टी आपकी निकल के बाहर आ जाएगी ढेले। वैसा करने से जितनी खरपतवार की जड़ें हैं वह सब निकल के बाहर आएंगी। जो अंदर मिट्टी में लगने वाले कीटाणु हैं या खरपतवार की जड़ों में या फसलें, जो पिछली फसल आपने लगाई थी उसकी गहरी जड़ों में जो भी इंसेक्ट पेस्ट, कोई भी चीज़ जो अंडे ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाएंगे। वैसा करने से ढेला निकलेंगे। अब आप क्या करें, उसके बाद कल्टीवेटर चला के उन ढेलों को, बड़े बड़े ढेलों को छोटा छोटा कर दें, मिट्टी पूरी बिखेर दें, और धूप की किरणें जब 15-20 दिन तक उसके ऊपर पड़ेंगी तो खरपतवार की जड़ें लगभग सूख के ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और जो मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर जो कीटाणु और कीड़े मकोड़े अंदर अपने अंडे बना रखे हैं, अपने घर बना रखे हैं, वो सब निकल के बाहर आके धूप में ख़त्म हो जाएंगे। वैसा करने से जब आप कोई फसल की बुआई जुलाई के महीने में करेंगे तो आपको खरपतवार में बहुत ही कमी महसूस होगी। किसी प्रकार की बीमारी का आपको सामना उतना नहीं करना पड़ेगा। कोई दवा वगैरह के छिड़काव से भी आप राहत पाएंगे। किसान भाइयों, अभी के मौसम में यदि आप लोगों ने देर से फसल लगाई है और खरपतवार से मुक्ति चाहते हैं तो रबर का उपयोग कर 3 फर वाले भाल का इस्तेमाल कर खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। धान कटने के समय में खेत में पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा नीचे 1 नंबर ज़मीन को दलदल वाली रहती है जिसमें लेट लगाते हैं, उसमें भी आप अगर वीडिंग करना चाहें तो ग्रबर के माध्यम से 3 फार वाला भाल लगा हुआ है, आप अच्छा डंडा रखिए और उसको 25 से 30 डेसिमल प्रतिदिन आप उसकी खरपतवार पर नियंत्रण करा सकते हैं। याद रखिए किसान भाइयों, जब तक आप खरपतवार नहीं हटाएंगे, खेतों में जो हरापन और पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, वह हम नहीं दे पाएंगे। अगर खरपतवार हटा लेंगे, पूरी खाद की मात्रा आपकी फसल लेगी। अगर खरपतवार हटाएंगे तो ग्रबर का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारी मिट्टी में नमी बहुत ही कम है, आप डछो एक पतली कुदाली है जो 2 कतार में जब पौधे लगे हुए हैं उनके बीच में आराम से चलती है। यदि किसान भाई मकई के दाने को निकालना चाहते हैं तो मेज सेलर का इस्तेमाल कर अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। अभी मकई लगाए हुए हैं, अगर आपका मकई निकलने वाला है, आप मकई को सूखने दें। एक मेज सेलर आता है, आप महिलाएं ज़्यादातर 7 से 8 किलो तक मकई अपने हाथ से या डंडा से तोड़कर निकालती हैं या कोई चीज़ से कूट कर निकालती हैं। हाथों में भी जख्म होता है, नाखून भी कटते हैं और काम भी बहुत कम होता है। वैसी स्थिति में आप 70 से 80 किलो एक मकई के मेज सेलर से आप पूरे दाना निकाल के रख सकते हैं, भुट्टा के सूखे हुए। और जब बुआई करेंगे एक भी दाना टूटता नहीं है, प्रत्येक दाना अंकुरित होगा। अब देखिए कितना लाभ होगा। जहां आप 6, 7, 8 किलो एक महिला निकालती थी, वहां 2 महिलाएं अगर बैठ जाएंगी अपना अपना मकई लेके, या एक ही का घर में 2 महिलाएं आज इसके घर में कल उसके घर में आपस में बात करते हुए 2 मेज सेलर लेके 80-80 किलो 70-70 किलो दाना छील के रख लेंगी। आधुनिक यंत्र किसानों की खेती को आसान और लाभदायक बनाने में काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है।
इनका इस्तेमाल कर किसान भाई न सिर्फ अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं बल्कि फसलों की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी भी बढ़ेगी जो उन्हें खुशहाल जीवन देने में मदद करेगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? साथ ही अगर कृषि से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।